बहू को घर की लक्ष्मी कहते हैं क्योंकि बहू से ही घर में धन, शांति, सुख, सौंदर्यता आती है। आपने देखा होगा कि बहुओं के घर में आ जाने से घर की सुंदरता बढ़ जाती है क्योंकि वो घर को और भी सजाती है, संवारती है, सुंदर बनाती है। हमारी पूनम और रिया भी यही कर रही है, अपने घर को सजाने में लगी हुई है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि दोनों की राय अपनी अपनी है। अब घर को कौन कितना संवारता है और कितना बिगाड़ता है ये देखने जैसी बात है। पंकज, अभी घर का रंग का काम पूरा हो गया है ना, कि अभी भी कुछ बाकी है? नहीं माँ, सारा काम पूरा हो गया, अभी कुछ बाकी नहीं है। घर का हर कोना नया करवा दिया है। घर तो बिल्कुल नया सा लग रहा है माँ, जैसे अभी अभी बनवाया हो। हाँ, ये बात तो सही है। घर तो बहुत सुंदर लग रहा है सच में। बस ये पुराना सामान हटा दे तो और सुंदर लगेगा। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली माँ जी। रिया और मैं भी यही सोच रहे थे कि घर का सारा पुराना सामान बदल देते हैं जिससे घर की रौनक और अच्छी लगे। हाँ, पूरा घर ही ऐसे रेनोवेट हो जाएगा। हाँ, तो ये काम तो तुम दोनों का है। तुम दोनों को ही तो पता होगा कि आजकल क्या चल रहा है, कैसे पर्दे, कैसे गुलदस्ते, कैसे सामान रखते हैं आजकल के नए घरों में। अब देखो, ये सब ना तुम दोनों आपस में ही तय कर लो। हाँ, ये बात भी सही है। ये तुम दोनों ही तय कर लो कि क्या क्या बदलना है, कैसे क्या लाना है। जैसे ही रवि सोफे पे बैठता है कि आवाज़ आती है। मुझे लगता है सबसे पहले तो हमें सोफे ही बदलने चाहिए, इतने पुराने से हो गए हैं, आवाज़ भी बहुत करते हैं। अरे सोफे बदलने की क्या ज़रूरत है, इनका कोई काम भी नहीं, बस बैठने के तो काम आते हैं। नहीं नहीं, इन्हें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम नया टीवी ले लेते हैं, बड़ा सा, जो आजकल वो स्मार्ट टीवी निकला है ना, वो वाला ले लेते हैं। वो ठीक है भाभी, लेकिन हमें सोफे बदलने चाहिए। देखिए ना, अब ये पुराने भी हो गए हैं और बैठने लायक भी नहीं रहे। अरे वो बंसी है ना, वो इसे नया सा कर देगा बिल्कुल। इस पर नया कवर भी चढ़ा देगा और इसे बना भी देगा। ये सोफे यूं ही रहने देते हैं, इनका कोई काम नहीं। वैसे भी सब लोग तो ज़्यादातर अपने कमरे में ही बैठते हैं, इसलिए फालतू का खर्चा नहीं करते हैं इस पर। अब इस मामले में तुम दोनों ही तय कर लो कि क्या करना है, ठीक है? हमें घर के मामले में कुछ ज़्यादा समझ में तो आएगा नहीं। हाँ, और ये दोनों के बहस में हम दोनों पीस जाएंगे, वो अलग से भैया। हाँ भाई हाँ, ये तुम दोनों आपस में ही तय कर लो कि क्या करना है। रिया की इच्छा थी कि सोफे बदलने चाहिए क्योंकि बहुत पुराने से हो चुके थे, लेकिन पूनम को ये बिन ज़रूरी सा खर्चा लग रहा था, इसलिए उसने बंसी को बुलाया जो उनके यहाँ काफ़ी बार सोफे बना चुका था। अरे राम राम भाभी जी, कैसे हो आप? हम तो बढ़िया है भैया। अरे वाह भाभी जी, अपने घर तो बिल्कुल चकाचक बनवा दिया है, लग ही नहीं रहा कि ये पुराना वही घर है। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। देखो ना, अभी घर नया हो गया तो ये सोफे भी। अरे हाँ हाँ, ये सोफे ना, ठीक है, इसे मैं कचरे में ले जाता हूँ, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए भाभी जी। हाँ हाँ, ले जाओ। अरे पहले पूरी बात तो सुन लिया कर। अरे भाभी जी, हम समझ गए कि आप इस नए चमकदार घर में ये पुराने सोफे नहीं रखना चाहती। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम इसे ले जाकर कचरे में फेंक आएंगे। अरे नहीं नहीं, इसे कचरे में नहीं देना है, इस पर नया कवर चढ़ाकर तुझे फिर से बनाना है। बस थोड़ी सी मरम्मत की ज़रूरत है। क्या भाभी जी, ये सोफे बाबा आदम के ज़माने के हैं, इनकी क्या मरम्मत करूँ मैं? अब ना ज़्यादा बकवास मत कर, इसका नया कवर भी बना दे और इसकी मरम्मत भी कर दे। बस थोड़ी सी आवाज़ कर रहे हैं ये सोफे। अरे भाभी जी, ये भी रो रहे हैं कि अब तो मेरा पीछा छोड़ो, मुझे जाने दो। सही कह रहा है ये भाभी, मैं कहती हूँ ना, हम बदल देते हैं ये सोफे, वही अच्छा रहेगा। देखो रिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें बदलने से बेहतर है कि हम कुछ नया सा सामान ले लें। तू चिंता मत कर, जब इस पे नया सा कवर चढ़ जाएगा और थोड़ी सी मरम्मत हो जाएगी ना, तो ये बिल्कुल नए जैसे ही लगेंगे। ठीक है भाभी, अब आपको यही लगता है तो यही सही, लेकिन मैं तो अभी भी कहूँगी कि हमें ये सोफे बदलने चाहिए। हम तो कहते हैं कचरे में देने चाहिए। तू सोफे की मरम्मत करता है कि मैं तेरी करूँ? अरे कर रहे हैं ना भाभी जी। पूनम ने बंसी से कहकर सोफे का नया कवर बनवा दिया और मरम्मत भी करवा दी, जिससे सोफे का बाहर का लुक तो बदल चुका था। देखा, मैंने कहा था ना, बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे सोफे। देखो कैसे नए जैसे लग रहे हैं ये।
हाँ सच में नए जैसे तो लग रहे हैं। सच में? क्या रिया, तुम भी कह रही थी नए सोफे ले लो, देखो कितने नए जैसे लग रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप इसमें ना आराम से लेट जाइए, मज़ा आएगा आप दोनों को सच में। हाँ हाँ ये लो। जैसे ही अनुज लेटने जाता है फिर से आवाज आने लगती है और सोफा थोड़ा सा नीचे दब जाता है। क्यों? अभी तो आपको ये सोफ़ा बहुत अच्छा लग रहा था ना? अरे तू तो ऐसा लग रहा है कि सोफे के अंदर जा रहा है। अरे हाय मेरी कमर, ये सोफ़ा कम कीचड़ ज़्यादा हो गई है, जो बैठेगा अंदर ही धंसता चला जाएगा। अरे कुछ नहीं है ऐसा, ये बस कवर को थोड़ा सा ना मजबूत करना पड़ेगा और हो गया। हाँ, हम कौन सा पूरा दिन सोफे पे बैठते हैं। अरे चल जाएगा आराम से, 1-2 साल तो ये। तुम्हें सच में लगता है ये चल पाएगा? अरे सोफा इतना काम नहीं आता, बाकी चीज़ें देख लो जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, पहले उसे बदलना ज़रूरी है। इनके बारे में तो हम बाद में देख सकते हैं ना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर हाय मेरी कमर। अब इतना भी कुछ नहीं हुआ है, जाओ बाम लगा लो। पूनम ये बातें कर ही रही थी, तभी उसी वक्त वहाँ कुछ मेहमान आ जाते हैं जिनके साथ 2-3 बच्चे भी थे। अरे ये जंगली बच्चों को तो देखो कैसे कूद रहे हैं। अरे भैया बच्चों की छोड़िए, भाभी को देखिए, उनकी पूरी नज़र सोफे पर है। अच्छा किया तुम दोनों आ गए। आओ आओ, मैं तुम्हें घर दिखा देती हूँ। आओ बच्चों, तुम भी आओ। अरे इनको रहने दे, ये नहीं आएंगे, ये तो यहीं खेलेंगे। ये अपने घर में यही करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं। बच्चों बस ज़्यादा शैतानी मत करना, हाँ ठीक है? अरे ये तो ऐसा ही करते हैं, तू इन्हें छोड़, चल तू हमें अपना घर दिखा। हाँ हाँ भाभी जाइए, घर दिखा दीजिए, तब तक सोफ़ा अपनी आखिरी सांस ले चुका होगा। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है तब तक मैं चाय नाश्ता बनाती हूँ आप दोनों के लिए। हाँ हाँ, तुम चाय नाश्ता बना दो, हम आते हैं घर देखकर। तुम्हें क्या लगता है रिया, तब तक टिक पाएंगे ये सोफा इस आतंक से? बस भैया आखिरी सांस ले रहे हैं, ऐसा मुझे तो लगता है। बस अब इनका अंतिम संस्कार होना ही बाकी है। पर वो भी भाभी होने नहीं दे रही है ना, देखना इस बार भी यही कहेंगी, 1-2 साल तो चल ही जाएंगे ये सोफ़ा। बच्चों के कूदने की वजह से अब सोफ़ा की हालत काफ़ी बुरी हो चुकी थी, पर पूनम अब भी इसे बदलने को तैयार नहीं थी। अरे 1-2 साल तो और ये चल ही जाएंगे। सही कहा था रिया ने। क्या कहा था? अरे तुम वो सब छोड़ो, ये लो नाश्ता जो तुमने मंगवाया था। वैसे कौन आ रहा है? अरे मेरी माँ आ रही है। अच्छा समधन जी आ रही है, उनकी अच्छे से खातिरदारी करना बहू। जी माँ जी। ये लो, उनका नाम लिया और वो आ भी गई। नमस्ते समधन जी, कैसी हैं आप? बस मैं तो ठीक हूँ। अरे वाह, आपने घर तो बड़ा सुंदर बनवा दिया है। बस ईश्वर की कृपा है। आंटी जी आप बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। रवि, अनुज, पूनम, रिया सब पीछे जा रहे होते हैं और अचानक उन्हें याद आता है कि सोफ़ा तो टूटा हुआ है और एक साथ बोल पड़ते हैं, बैठना मत, बैठना मत, बैठना मत, बैठना मत। पर तब तक जानकी बैठ चुकी होती है और नीचे गिर जाती है। हाय मेरी कमर और टांग दोनों टूट गए। अरे ये मुए सोफे, आज ही कचरे में फेंक देती हूँ इन्हें। नहीं नहीं नहीं, 1-2 साल तो और चली जाएंगे ये। हाँ हाँ नहीं नहीं भाभी, 1-2 साल तो चली जाएंगे ये। हाँ बिल्कुल नहीं भाभी, 1-2 साल तो चली जाएंगी ये। टेंशन में रहने की सोनम की आदत थी, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय था रोहित, उसका बेटा, जिसके सिवा उसे दुनिया में कुछ भी ना दिखाई देता। बेटा खाना खा ले, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। फिर तू खाकर नहीं जाता तो मैं भी भूखी रहती हूँ। हाँ माँ बस अभी आता हूँ, 2 मिनट और। एक तो सोनम तुम इसके पीछे अपनी लाइफ खराब करना बंद कर दो, समझी? तुम्हें डॉक्टर ने हर थोड़ी देर में कुछ खाने को कहा है ना। लेकिन ये नहीं खाता तो मुझे भी कुछ खाने का दिल नहीं करता है जी। अरे पता नहीं कैसे पालती हो तुम इसे।
अरे बेटे के पीछे इतना भी परेशान रहना ठीक नहीं है। अच्छा, अपनी माँ से पूछो कैसे तुम्हारे पीछे परेशान रहती है। आज मैं अपने बेटे का ख्याल रख रही हूँ तो परेशानी क्यों हो रही है आपको? हाँ। इतने में फोन की घंटी बजती है और सोनम फोन उठाती है। कैसी हो सोनम? कहाँ बिजी हो? आजकल तो सगी बहन के लिए भी वक्त नहीं निकाल रही हो तुम, क्यों? दीदी तुम बताओ, तुम कैसी हो? बड़े दिनों बाद कॉल किया है। अरे मैं समय नहीं निकाल पाती बेटे के कारण, तुम तो कॉल कर दिया करो। ठीक है बाबा, मैं ही कर दूंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, सब ठीक है ना? हाँ दीदी, मैं और रोहित भी एकदम बढ़िया है। और क्या कर रही हो? ऑफिस जा रही हूँ, सोचा बात कर लेती हूँ, बाद में टाइम ही नहीं मिलता। वैसे अब तुम भी नौकरी क्यों नहीं कर लेती? रोहित भी बड़ा हो गया है, पढ़ने लिखने में भी कितनी होशियार थी तुम। नहीं दीदी, आप नहीं जानती, मेरे बिना रोहित कोई भी काम ठीक से नहीं करता। और अब मुझे भी आदत हो गई है, जब तक खुद उसका ख्याल ना रखूं चैन नहीं मिलता। तुम्हें पता है, मुझे तुमसे जलन होती है कि तुम्हें अपने बेटे के साथ कितना टाइम बिताने को मिलता है। दूसरी तरफ बुरा भी लगता है कि तुम अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। खैर छोड़ो, चलो अब मैं फोन रखती हूँ, कभी और दिन बात कर लूंगी। हाँ दीदी, मुझे भी ना रोहित के कपड़े प्रेस करने हैं। कुछ दिनों बाद रोहित का जन्मदिन होता है और सोनम उसके लिए बड़ी सी पार्टी रखती है। माँ, आपने इतनी बड़ी पार्टी मेरे लिए रखी? हाँ बेटा, तूने ही तो एक बार कहा था कि तू अपने बर्थडे के लिए ऐसी पार्टी रखना चाहता है जिसमें तेरे सारे दोस्त शामिल हो और बर्थडे केक 3 पाउंड का हो। अच्छा माँ, तो वो आपको याद था। थैंक यू माँ, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, वैसे आपने मुझे अभी तक मेरे बर्थडे का तोहफा नहीं दिया। ये ले, तेरे इस तोहफे के लिए तो मैंने घर का सारा बजट ही खत्म कर दिया था मेरी जान। नई बाइक? मॉम, आपको कैसे पता कि मुझे यही बाइक चाहिए थी? आपको पता है मेरे सभी दोस्तों के पास बाइक है, मेरे पास ही नहीं थी, पर अब तो मेरे पास भी है। लेकिन मॉम, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे वो मेरे पास जो पुरानी चेन थी ना सोने की, उसको बेच दिया और बाकी के कुछ पैसे पापा के पास से। खैर वो सब छोड़ और तू बाइक एंजॉय कर। माँ, सच में ये तोहफा सबसे अच्छा है। रोहित के पीछे सोनम का ये हाल था कि वो खाता तो सोनम खाती। वो जब तक घर नहीं आता वो दरवाजे पर बैठी रहती, उसी के लिए हंसती, उसी से बातें करती। सोनम क्या है, तुम तो रोहित के बिना किसी से बात ही नहीं करती हो। यार इतना प्यार भी ठीक नहीं है बेटे से। अच्छा क्या बात करूं? वैसे भी मेरे दिमाग में अभी ये चल रहा है कि वो आएगा तो उसे खाने को क्या दूंगी। आप ना प्लीज डिस्टर्ब ना करो। रोहित थोड़ा और बड़ा होता है और वो नौकरी के लिए किसी दूसरे शहर में रहने जाता है। सोनम के लिए तो मानो दुनिया खत्म ही हो जाती है। वो रोहित को फोन करती है। माँ, आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे बार बार कॉल मत किया करो। अगर मुझे बात करनी होगी तो मैं खुद आपको कॉल कर दूंगा। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, मैं कब से वेट कर रही थी तेरे फोन की। हार कर मैंने कॉल कर लिया बेटा। मेरा दिल नहीं लग रहा है तेरे बिना, प्लीज आ जाना एक बार या मुझे बुला ले। माँ, पता है कितना कंपटीशन है यहाँ। अरे दिन रात मेहनत नहीं की तो कब कंपनी से आउट कर दिया जाऊंगा पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी माँ, मैं काम में बिजी रहता हूँ, आप नहीं जानती मुझे कितना काम होता है। तो क्या बेटा तू पूरे दिन भर में अपनी माँ के लिए 2 मिनट का वक्त भी नहीं निकाल सकता? माँ, इस वक्त ये सब बातें करने का नहीं है, मुझे बहुत काम है। फोन रखता हूँ मैं। और हाँ, एक और बात, जब तक मैं खुद ना कॉल करूँ मुझे कॉल मत करना, ठीक है? लेकिन बेटा मेरी बात तो सुन। ऐसे ही करते करते रोहित अपनी माँ को अनदेखा करता रहता है। न माँ की कॉल उठाता, ना ही उनके मैसेजेस का जवाब देता। ये लड़का बाहर जाने के बाद मुझे भूल ही गया है। ना मेरे मैसेजेस का जवाब देता है, ना मेरा फोन उठाता है। अरे क्यों फिक्र करती हो, काम में बिजी होगा, जब टाइम मिलेगा खुद ही कॉल कर देगा। तुम चिंता मत करो। कैसे चिंता ना करूं? पता नहीं उसने खाना खाया भी होगा या नहीं, या फिर बाहर का खाना खाकर कैसे अपना पेट भरता होगा। धीरे धीरे रोहित को वहां एक लड़की पसंद आ जाती है। अब तो रही सही कसर भी खत्म हो गई।
तुम चिंता मत करो, अब वो कोई बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है, अपना ख्याल रखना खुद जानता है। और वैसे भी तुम उसे जितना ज़्यादा कॉल और मैसेजेस करोगी वो तुमसे और दूर भागेगा। उसे थोड़ा टाइम दो, जब वक्त मिलेगा खुद ही बात कर लेगा। लेकिन 1 हफ्ता हो गया, बस ये बोलकर फ़ोन रख देता है कि मैं बिज़ी हूँ। अरे 2 मिनट तो बात कर ले। अपनी हालत देखो कैसी हो गई है। पड़ोसन बता रही थी कि शाम की बत्ती भी वो घर की चला कर जाती है, ना तुम खाती हो ना पीती हो। तभी पड़ोसन आती है। हाँ भाई साहब, वो तो मैं पास में हूँ तो देख लेती हूँ। कल तो खूब रो रही थी बेटे के लिए। अरे ऐसे कैसे चलेगा, उसे भी तो जीवन में आगे बढ़ना है कि वो बस इसके लिए ही यहाँ बैठा रहेगा। पता नहीं क्यों अब मुझे लगता है जैसे जीवन में कुछ है ही नहीं। पति देखता है कि सोनम डिप्रेशन का शिकार हो रही है। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। तो सोनम, क्या शौक है तुम्हारे? मुझे संगीत का शौक है, लेकिन बेटे के बाद से सब छूट गया। मेरे दोस्त की बीवी ना बहुत अच्छा संगीत सिखाती है। कल से उसके पास जाओ, थोड़ा वक्त बिताओ, मैं उसका पता बता देता हूँ। जी डॉक्टर साहब, कम से कम बाहर निकलेगी तो अच्छा लगेगा। सोनम अगले रोज संगीत टीचर के पास जाती है। उसके घर पर एक जवान लड़के की फोटो लगी होती है। ये कौन है? ये मेरा बेटा है। 2 साल पहले बाइक से एक्सीडेंट में इसकी मौत हो गई। सोनम टीचर को देखती है कि कैसे वो संगीत के साथ मन लगाकर जीवन जी रही है। मुझे आपके बारे में पता चला। बच्चों को अपने जीवन में आगे बढ़ना ही होता है। माता पिता उन्हें इस लायक बना देते हैं, वही बड़ी बात है। कम से कम आप उसकी आवाज तो सुन सकती है ना। ये बोलकर टीचर सोनम की तरफ देखती हैं। मैं सब समझ गई। जीवन में अब समय मिला है, खुद के लिए जीना है अब। काजल अपने ससुराल में सास और पति के साथ रहती है, जो उसे घर का सदस्य कम और काम करने वाली ज्यादा समझते हैं। ओ काजल, रसोई में इतनी गंदगी क्यों है? इसकी सफाई क्या तेरी माँ करेगी? जी मम्मी, मैं कर ही रही हूँ। काजल, मेरे ऑफिस का सामान कहाँ है? कितनी बार बोला है कि मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो, समझ में नहीं आता क्या? काजल प्रशांत को सामान देने कमरे में जाती है, जिस पर पीछे से सास रसोई में गंदगी फैला देती है। ये शादी के बाद से काजल की जिंदगी है, जिसमें सुबह उठने से रात को सोने तक वो कभी सास तो कभी पति की खरी खोटी बातें, डांट और ताने सुनती ही रहती है। मम्मी जी, कल थोड़ी देर के लिए अपने घर चली जाऊं? क्यों? वहाँ क्या कोई भंडारा हो रहा है? यहाँ घर का काम कौन करेगा? कुछ दिनों से माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी मम्मी जी। अरे तबीयत ही तो खराब है ना, मरी थोड़ी ना है। हाथ पैर चल रहे हैं तो खुद चली जाएगी, नहीं तो एम्बुलेंस भेज दे और काम पर लग चल। सास की बात सुन आंखों में आंसू लिए काजल अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर बाद दोबारा वही काम करने लगती है। इसी तरह समय बीतता रहता है और काजल ससुराल के बोझ में दबती चली जाती है। एक दोपहर घर की डोरबेल बजती है, जिस पर गेट खोलते ही सामने अपनी बीमार माँ को खड़ा देख काजल हैरान रह जाती है। माँ, तुम्हें इस हालत में आराम करना चाहिए और तुम यहाँ आ गई क्यों माँ? दोनों घर के अंदर आकर बैठते हैं। बेटा, बीमार हूँ इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। पता नहीं कब ऊपर चली जाऊँ। उससे पहले आखिरी बार तुझे देखना था और ये बताना भी था कि मैंने अपना घर, पैसे, गहने सब तेरे नाम कर दिया है। माँ, ये इन सब बातों का कोई टाइम नहीं है और तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। काजल और उसकी माँ बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक सास बीच में आकर अपनी बहू को माँ का ख्याल रखने की नसीहत देने लगती है। अचानक सास के बदले रंग देखकर काजल कंफ्यूज तो होती है, लेकिन माँ की फिक्र के आगे अभी उसे और कुछ नहीं दिखाई देता। अब काजल की माँ भी उन्हीं के साथ रहने लगती है। माँ, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुमने काजल की मम्मी को हमारे साथ रहने की इजाजत कैसे दे दी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, उनकी तबीयत खराब है या आपका दिमाग खराब हो गया है?
मेरा दिमाग हमेशा से सही जगह है, पर अगर तू कभी थोड़ा चला लेता ना तो आज ऐसे सवाल ना करता। उसकी माँ अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रही है, जिसके बाद उसके पैसे, घर, गहने सब काजल का हो जाएगा। अरे मतलब हमारा हो जाएगा। कुछ ही दिनों बाद काजल की मम्मी का देहांत हो जाता है। अगले ही दिन वकील काजल को सब कागजात दे देता है और इसी के साथ ससुराल में शुरू हो जाती है महाभारत, जिसमें सास और पति मिलकर उस प्रॉपर्टी के लिए हर मुमकिन कोशिश से काजल को परेशान करने लगते हैं, पर वो भी हार नहीं मानती। एक शाम काजल घर की सफाई कर रही होती है तो सास उसके पास आती है। अरे क्यों री, अपने आप को कहीं की महारानी समझने लगी है, जो ठीक से घर की सफाई भी नहीं करती? पीछे कितना कूड़ा छोड़ दिया, उसे साफ करने क्या पड़ोसी आएंगे? नहीं मम्मी जी, मैंने सब साफ किया है, उस वक्त वहाँ कोई कूड़ा नहीं था। तो तुम ये बोलना चाहती हो कि तुम्हारी सफाई करने के बाद मम्मी ने कूड़ा डाल दिया है? क्या बोल रही हो तुम? ये मैं नहीं, आप बोल रहे हो, और शायद सच बोल रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे जुबान लड़ा रही हो और मेरी माँ पर इल्जाम भी लगा रही हो। प्रशांत जैसे ही अपनी पत्नी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, काजल उसका हाथ पकड़कर उल्टा प्रशांत को ही कड़क थप्पड़ मार देती है, जिसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। तुम दोनों माँ बेटे ने मिलकर आज तक मुझे जितना परेशान किया, मैंने सब ये सोचकर सह लिया कि मेरी वजह से माँ को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुमने तो मेरी शांति को कमजोरी समझ लिया। ध्यान से सुनिए, आज तक शांति से रहती आई हूँ। अच्छा होगा कि वैसी ही रहने दो, क्योंकि अगर मेरे अंदर की असली काजल जाग गई ना तो तुम दोनों की नींदें उड़ जाएंगी। शादी के इतने सालों बाद अचानक बहू का ये रूप देख सास और पति की तो सांसें थम जाती हैं, जिस पर काजल के वहां से जाते ही दोनों डरी नजरों से एक दूसरे को देखने लगते हैं। अरे माँ, आज अचानक ये बकरी शेरनी की तरह कैसे दौड़ने लगी? ये वो नहीं, उसके आए पैसा और प्रॉपर्टी का घमंड बोल रहा है। बहुत आसमान में चढ़ रही है, इसे तो ऐसा जमीन पर लाऊंगी कि सीधा पाताल में ही पहुंचेगी। उसी रात प्रशांत और सास मिलकर काजल से बदला लेने के लिए इस बार उसके प्रॉपर्टी पेपर के साथ सब ज्वेलरी और पैसे चुराने का प्लान बनाते हैं और आधी रात को सास कमरे में चोरी करने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन काजल सास को पकड़ लेती है, जिस पर खुद को बचाने और सास को पकड़ने की छीना झपटी में गलती से सास को थप्पड़ लग जाता है। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी माँ को थप्पड़ मारा? काजल, अब तुम हद से बहुत आगे बढ़ रही हो। गलती से हुआ है, जिसके लिए आई एम सॉरी, पर मैंने बोला भी था असली काजल को शांति रहने दो, लेकिन आप दोनों किसी की बात मानते ही कहाँ हो। ये उसी का नतीजा है। अब अच्छा होगा कि इसके आगे कुछ करने की कोशिश मत करना, नहीं तो बहुत कुछ गलत जानबूझकर हो सकता है। काजल की बात और कॉन्फिडेंस देख प्रशांत और सास कंफ्यूजियों में आ जाते हैं। अरे आखिर ये असली काजल वाला सियापा क्या है, जरा पता तो कर। ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते? अब प्रशांत काजल के कॉलेज और उसके घर के आसपास वाले लोगों से मिलकर उसके बारे में पूछताछ करने लगता है। आप कहीं कंटाप काजल की तो बात नहीं कर रहे? ओह माय गॉड, कितने सालों बाद उसका नाम सुन रहा हूँ। क्या दबंग लड़की थी। उससे सिर्फ हमारे पूरे कॉलेज के लड़के ही नहीं, बल्कि आसपास के कॉलेज के सारे लड़के भी डरते थे। काजल तो हमारे एरिया की जान थी, अच्छे के साथ बहुत अच्छी और बुरे के साथ बहुत बुरी, जिस वजह से लोगों में उसका बहुत खौफ था। वो लड़की कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देती थी। सबसे पूछताछ करने के बाद सवालों से भरा प्रशांत शाम को घर पहुंचते ही काजल से सवाल जवाब शुरू कर देता है। सब बोलते हैं कि तुम बहुत दबंग लड़की थी, लोग तुमसे डरते थे, पर हमने तुम्हें कभी 4 शब्दों से आगे बोलते नहीं देखा। ऐसा क्यों? बताती हूँ। एक बार किसी दूसरे लड़की की गलतफहमी में मैंने हजारों लोगों के बीच मासूम और सीधे लड़के पर कई इल्ज़ाम लगा दिए, उसकी बहुत इंसल्ट की और साथ में थप्पड़ भी मार दिया।
पर जब तक मुझे सच पता चला और मैं माफ़ी मांगने पहुंची, तब तक उसने आत्महत्या कर ली थी। तब से उसी गिल्ट में हूँ और शायद इसीलिए मैं आप लोगों जैसा बिहेवियर डिज़र्व भी करती हूँ। जो तुमने अनजाने में उस लड़के के साथ किया, वो आज तक हम जानबूझकर तुम्हारे साथ करते आए हैं। आज समझ में आया, घाव सिर्फ शरीर के नहीं, मन के भी होते हैं और शरीर से ज़्यादा गहरे होते हैं। क्या अपनी गलतियां सुधारने और हमें तुम्हारा परिवार बनने का एक और मौका दोगी प्लीज़?